ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं बड़े सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। सेबी का डेटा बोलता है कि ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सोच के समझ के सीख करके ट्रेडिंग करें तो आप ऑप्शन से प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं जैसे ही कोई सौदा खरीदती हूँ वो नीचे चला जाना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मैं उसको काटती हूँ वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो सोच की गड़बड़ी है, मुझे अगर पहले पता होता कि बढ़ने वाला है स्टॉक तो मैं उसको काटती ही क्यों। खेल एंट्री और एग्जिट का है। आपने किस लेवल पे एंट्री किया उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस में ब्रेकआउट्स एंट्री काम नहीं करती है, रिट्रेसमेंट एंट्रीज काम करती है। तो वो कैसे कैसे करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स को अगर आप नज़र में रख करके ट्रेड करेंगे तो आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट धीरे धीरे बना सकते हो। मुझे कंफ्यूज करने के लिए इन चारों में से 2 कहीं एक तरफ इंडिकेट कर रहे हो, 2 कहीं एक तरफ इंडिकेट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। ट्रेड हमें तब लेना है जब ये 3-4 पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर दिन हर समय ट्रेड लें। 22 दिन में 15-16 दिन तो ऐसा होगा ही जब ये सब सिंक में होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, अच्छे ट्रेड मिलेंगे। प्रॉब्लम्स तब आती है मार्केट में, हमेशा जो मूवमेंट होती है वो मार्केट के इम्बैलेंस पे मूवमेंट आती है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रोप्राइटरी फंड्स या जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जो बड़े फंड्स के साथ काम कर रहे हैं, वो कभी भी ऑप्शंस बाय नहीं करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब ऑप्शन चेन के डेटा को आप बहुत तरीके से और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आप सुन के तो आसान लग रहा है पर ये होता है या नहीं, बिल्कुल काम करता है। ये मेथड हम लोग मतलब ये तो लाइव मार्केट में फॉलो करते हैं। इसमें कुछ तो टर्म एंड कंडीशन होगी जो आपने नहीं बताया होगा, या कुछ छुपी हुई ऐसी बात जरूर है, क्योंकि ये इतना आसान अगर है। कोई भी चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने ये देख लिया तो 100% ऐसा ही होगा। मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स, ऑप्शन चेन का डेटा, और तीसरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये तीनों को आप अगर आप रेगुलर देख करके चलते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं काम। मतलब धीरे धीरे आप इंप्रूव करते चले जाएंगे। आज अमेरिकन मार्केट कैसा बंद हुआ, वहाँ की खबरें देख लें, या आज आरबीआई की तरफ से अगर कुछ घोषणा की गई है, मोदी जी ने कोई घोषणा कर दी है, ऐसा भी मुझे लगता है कि लोग खबरों के हिसाब से सेंटिमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या होगा। बिल्कुल, बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज़ मार्केट में देखी जाती है। यानी न्यूज़ आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। मेरे हिसाब से न्यूज़ का एक आइडिया होना चाहिए क्या ओवरऑल चल रहा है, बट न्यूज़ के बेसिस पे आपको ट्रेड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में हम आपको सिखाने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग भी आपको इस ढंग से सिखाएंगे कि आपको फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसलन आप सोच लीजिए, आपने ये तय कर लिया है कि आपको शेयर मार्केट में एंट्री करके ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आप ख्याल करें तो आपको ये पहले ही पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या आज मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि सारा खेल इसी का है। कॉल या फिर पुट, इसी के चक्कर में ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है। अब ये राय अगर आप खुद बना लें, खुद तय कर पाए बिना किसी के सहयोग के, तो मुझे लगता है बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वही करने की कोशिश आज इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। खास बात आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उन सब का पालन जो मेरे गेस्ट हैं वो वैसे भी हर रोज करते रहते हैं। कई लोगों का उन्होंने फायदा भी करवाया है। तो चलिए अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। और उसके पहले मैं आपको कहूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके भी किसी सवाल को पैसा बोलता है में शामिल किया जाए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज मौजूद हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव रिसर्च हेड नितिन मुरारका सर। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शालिनी जी। और आज हम लोग ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं बड़े सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। और इस पॉडकास्ट के बाद एक यूज़र खुद से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है और ऑप्शंस में आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं। जैसे सेबी का डेटा बोलता है कि ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, बट ऐसा नहीं है।
अगर आप सोच के समझ के सीख करके ट्रेडिंग करें तो आप ऑप्शन से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम लोग बातचीत करेंगे क्या क्या ट्रिक्स हैं, कैसे कैसे हैं, उन सब के बारे में आज। सेबी के डेटा की ही अगर मैं बात करूं सर, तो मुझे भी ये पर्सनली फील होता है कि मैं जैसे ही कोई सौदा खरीदती हूँ वो नीचे चला जाना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मैं उसको काटती हूँ वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स के साथ भी ये होता होगा। तो ये जो सोच की गड़बड़ी है कि मुझे अगर पहले पता होता कि बढ़ने वाला है स्टॉक तो मैं उसको काटती ही क्यों, पर मैं करती हूँ और ज़्यादातर यही करते होंगे। देखिए वो सब खेल एंट्री और एग्जिट का है। आपने किस लेवल पे एंट्री किया उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जिस लेवल पे आप एंट्री करते हैं वहीं से वो लॉस में जाने लगती है। तो वो कई बार होता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस में ब्रेकआउट्स एंट्री काम नहीं करती है, रिट्रेसमेंट एंट्रीज काम करती है। तो वो कैसे कैसे करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले शुरुआत में एक ऑप्शन ट्रेडर को क्या क्या देखना चाहिए, 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। अगर मान लीजिए मैं फ्यूचर ऑप्शन कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर का ट्रेंड है, नीचे का ट्रेंड है या साइडवेज है। अब उस ट्रेंड को देखने या समझने के लिए एक ट्रेडर मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट यूज़ कर सकता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट है। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब हो गया कि अब जैसे एक मैंने डेली चार्ट लगा रखा है, यानी कि पिछले 25-30 दिन का ट्रेंड क्या है। भाई अगर पिछले 25 दिन से मार्केट हर दिन ऊपर की तरफ जा रही है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। एक सिंपल हम सोच सकते हैं। तो ये पिछले 20-25 दिन के ट्रेंड को हम डेली चार्ट से देखते हैं। दूसरा, एक हर घंटे का एक चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं जिसे हम आवरली चार्ट बोलते हैं। वो थोड़ा शॉर्ट टर्म चार्ट बताता है। थर्ड, 30 मिनट चार्ट्स कैंडल हम लोग यूज़ करते हैं जो और छोटे टाइम फ्रेम को बताता है। और उसके बाद हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। यानी मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम में, 4 टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। क्योंकि हम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है और शॉर्ट टर्म भी डाउन है तो मार्केट में गिरने के चांसेस हैं। तो एक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर को सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स का आइडिया होना चाहिए। वो कैसे देख सकता है, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी मिलते हैं। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। तो आप ट्रेडिंग व्यू एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ये नॉर्मली चार्जेबल है, बट एक और अच्छी बात अभी है कि इसके साल में 2 अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं। मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, बट अभी ब्लैक फ्राइडे सेल आती है। तो अभी शायद वो चल रही होगी। तो ब्लैक फ्राइडे सेल में 45,000 का सॉफ्टवेयर आपको 17-18 हज़ार रुपये में साल का मिल जाता है। तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको गोल्ड, सिल्वर, इंडियन इक्विटीज़ और क्रिप्टो हर चीज़ का चार्ट्स मिलता है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं। हम लोग भी उसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एक मल्टी टाइम फ्रेम हम चार्ट्स देखना है। सेकंड, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ऑप्शन चेन के डेटा का आइडिया होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन चेन में क्या स्ट्राइक्स हैं, उसके बाद इम्प्लाइड वॉलिडिटी क्या है, प्रीमियम्स क्या हैं, विक्स क्या है। तो वो सब हम ऑप्शन चेन के डेटा से समझते हैं। और ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करना चाहिए मैं आगे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अभी हम ये समझते हैं कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट हो गया कि हमें ऑप्शन चेन का डेटा देखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ साथ सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को हमें समझना चाहिए कि मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या बन रहे हैं। अब प्राइस से तो हमें प्राइस की मूवमेंट पता चलती है। ऑप्शन चेन डेटा से फ्लो ऑफ फंड समझ में आता है कि मार्केट में पैसा जा रहा है कि निकल रहा है। तीसरा, सेंटिमेंट बताती है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। जैसे मान लीजिए निफ्टी के 50 शेयर होते हैं। 50 शेयर में अगर 40 शेयर ऊपर है, 10 शेयर नीचे हैं, तो मार्केट का क्या सेंटिमेंट होगा? ऊपर होगा, क्योंकि 40 ऊपर है, 10 नीचे हैं। बैंक निफ्टी में 12 शेयर होते हैं, तो 12 में से अगर 10 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, तो इसका मतलब सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, IT है, निफ्टी 50 है। तो इन सब का हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे नज़र रखते हैं और वो आप NSE की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो वो कैसे देखना है ये मैं आगे आपको सिखा देता हूँ। तो थर्ड पॉइंट हो गया कि हमें एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना है। चौथा जो हम लोग फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं एंट्री के लिए VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस।
क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस लेवल पे अपने ट्रेड को इंटर करते हैं। जैसे आपने शुरुआत में क्वेश्चन किया कि जैसे ही ट्रेड लेते हैं वहाँ से लॉस होने लग जाता है, हाँ। और जैसे ही बेचते हैं प्रॉफिट तुरंत वो बढ़ जाती है, हाँ। तो वो प्रॉब्लम आती है हमारी एंट्री के कारण। उसके लिए हम लोग वीवैप यूज़ करते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो एक मार्केट की एवरेज होती है कि जिस लेवल पे मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, चाहे एफआईज हैं या डीआईज हैं या एक रिटेल की मार्केट में क्या पोजीशंस बन रही है। तो ये 4 पॉइंट्स को अगर आप नज़र में रख करके ट्रेड करेंगे तो आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट धीरे धीरे बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये रामबाण है ये 4 चीज़, बट ये पक्की बात है कि इन चारों चीज़ को आप फॉलो करके 4-5 स्टेप ऊपर आ जाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। बट ये चारों चीज़ क्या इंडिकेट हमेशा एक ही तरफ करती हैं? मतलब मुझे कंफ्यूज करने के लिए इन चारों में से 2 कहीं एक तरफ इंडिकेट कर रहे हो, 2 कहीं एक तरफ इंडिकेट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड हमें तब लेना है जब ये 3-4 पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन हर समय ट्रेड लें। अच्छे ट्रेड लेने के लिए आपको ये देखना होगा कि अगर मान लीजिए पूरे महीने में 22 ट्रेडिंग सेशंस हैं तो 12-13 दिन आपको ऐसा होगा कि ये चारों के चारों एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे कि मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स आपको पॉजिटिव दिखा रहे होंगे, पीसीआर का डेटा जो ऑप्शन चेन है उसमें भी बाइंग दिख रही होगी, और एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो पॉजिटिव्स होंगे, और आपको वीवैप पे ट्रेड मिल रहा होगा। तो ये सेटअप जो है, ये सेटअप आपको पूरे महीने में 12-15 बार मिलते हैं, जिसमें आपको एक्यूरेसी 70% तक मिल जाएगी। तो हमें वही पेशेंस भी रखना है कि हर ट्रेड को नहीं लेना है, और जहाँ पे ये सारे सेटअप मैच हो वहाँ पे ट्रेड लेना है। वो कौन बनेगा करोड़पति जब खेलते हैं ना सर, तो बहुत से ऐसे भी वहाँ पे लोग पहुँचे होते हैं जिनको 2 ऑप्शन जिसमें कन्फ्यूजन होता है, वो 50-50 जैसे ही करते हैं तो पता लगता है वो ही दोनों स्क्रीन पे बच जाता है। इसीलिए मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कन्फ्यूजन बढ़ाने का काम करे, न कि घटाने का। नहीं, क्योंकि क्या है, ये जो है ना, ये सारे के सारे एक कैलकुलेटिव पैरामीटर्स हैं जो आपको नंबर्स में दिखते हैं। तो नंबर्स क्या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। हाँ। अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा, और नंबर्स नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेंड दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नहीं होगी। जैसे एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर 40 शेयर पॉजिटिव हैं, 10 नेगेटिव हैं, तो बट ऑब्वियस है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है। हाँ। पीसीआर रेशियो एक नंबर है जो हम लोग ये बोलते हैं कि 1 से ऊपर है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 1 से नीचे है तो नेगेटिव है। तो अगर उसकी वैल्यू 1.25 है, 1.5 है, तो बट ऑब्वियस है कि पॉजिटिव है। तो वहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं आती है। कन्फ्यूजन थोड़ा चार्ट्स में आती है, चार्ट्स देखने के तरीके में। तो बट ये है कि अगर आप मल्टी फ्रेम देख रहे हैं, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है चार्ट्स का, तो आप फिर उससे पकड़ करके ट्रेड कर सकते हो, डेटा को और चार्ट्स के प्राइस एक्शन को मैच करके ट्रेड करना। और ये भी आप कह रहे हैं कि 22 दिन में 15-16 दिन तो ऐसा होगा ही जब ये सब सिंक में होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, अच्छे ट्रेड मिलेंगे। प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम जिस दिन सिंक में नहीं होता है और उस दिन हम इसे जबरदस्ती सिंक में लाने की कोशिश करते हैं अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा। ये मेरे साथ भी कई बार ये मिस्टेक होती है, क्योंकि क्या, जब हम हर दिन मार्केट में होते हैं तो हमें लगता है कि हर दिन ट्रेड करें, और हर दिन जब हम ट्रेड करते हैं तो अपने पैरामीटर्स को सिंक करने की कोशिश करते हैं बाय ओन मेंटल एटीट्यूड, और उसमें ट्रेड गलत हो जाते हैं। तो बट आप अगर ये प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे कि जब मेरा सेटअप मैच हो तब ट्रेड करें, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। 22 में से 15 दिन 16 दिन अगर आपको एक्यूरेसी आपकी सही बैठ जाए और वो सब सिंक हो जाए, तो बाकी मुझे लगता है 7-8 दिन हम ट्रेड ना भी करें तो चलेगा, वो खाली छोड़ दें। और वो की पॉइंट है ऑप्शन ट्रेडिंग का कि जब आपके सेटअप नहीं है तब आपको ट्रेड अवॉइड करना है। ट्रेड नहीं करना भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग मार्केट में होते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक आप कुछ ना कुछ ट्रेड ले लेते हैं जो गलत ट्रेड चले जाते हैं। ड्रग की तरह है। बिल्कुल, आपको वो नशा होता ही है और आप कर ही लेते हो। हाँ ट्रेड। बिल्कुल, प्राइस मूवमेंट से आदमी अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो ट्रेड करने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। हाँ। तो ये पॉइंट्स 4 हो गए। अब हम एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दी। अब हम इसके बाद आते हैं कि ऑप्शन चेन के डेटा को आप कैसे देख सकते हो। उसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ एनएससी की वेबसाइट में। ठीक है, सबको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है। अब यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे मैंने ऑप्शन चेन का डेटा खोला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकंड जो बात करी ऑप्शन चेन का डेटा। तो ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन में बेसिकली ये एक तरीका का डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि जो भी मार्केट में पोजीशंस है, जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, उसे हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इसमें दिखता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि नई पोजीशंस जो भी मार्केट में क्रिएट हो रही है। सपोज कीजिए मैंने कोई एक लॉट निफ्टी ऑप्शंस खरीदा, तो मैंने नई परचेज करी, तो वो दैट इज़ अ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि एक नया इंटरेस्ट मैंने मार्केट में क्रिएट किया, तो इसलिए उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं।
ओपन इंटरेस्ट का मतलब जो पुरानी पोजीशन चली आ रही है, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ये डेटा आपको एनएसई की वेबसाइट में दिखता है। ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम्स भी दिखते हैं, आईवी भी दिखता है। तो ये सारा पार्ट होता है ऑप्शन चेन डेटा के अंदर का। अब इसमें हमें फोकस कैसे करना और क्या क्या चीज़ें देखनी है, इसमें मेनली हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करना है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों, करेक्ट। और मार्केट में हमेशा जो मूवमेंट होती है वो मार्केट के इम्बैलेंस पे मूवमेंट आती है। जैसे मान लीजिए डिमांड सप्लाई का रूल ये बोलता है कि अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और सप्लाई होगी तो गिरेगा। तो प्राइस मूवमेंट होने का मतलब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है, करेक्ट। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक कोई प्रोडक्ट है जो 100 में से 90% लोगों के पास है, 10% लोगों के पास नहीं है, या तो सप्लाई आने के चांसेस उस प्रोडक्ट में ज़्यादा है क्योंकि वो 90% लोगों के पास वो है। अगर सप्लाई आएगा तो तुरंत सप्लाई आ सकती है। इसी तरीके से ऑप्शन चेन डेटा में हम लोग ये देखते हैं कि जो मार्केट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है कॉल्स एंड पुट्स में, उसमें अगर सपोज कीजिए 90% लोग कॉल खरीद के बैठे हैं और 10% लोग पुट खरीद के बैठे हैं, तो ज़्यादा सप्लाई आने का चांसेस कहाँ पे है, कॉल में है, क्योंकि 90% लोग कॉल खरीद के बैठे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशंस बन गई है, तो उस केस में सप्लाई आने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये बेसिकली कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब सभी के मन में सवाल ये आएगा, सारे दर्शकों के मन में, कि अगर सभी लोगों ने कॉल खरीद ली तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जो कॉल बाइंग करते हैं वो जनरली एक रिटेल प्लेयर कॉल बाई करके चलता है, क्योंकि कॉल बाई करने में आपको केवल 10,000 रुपीज़ लगते हैं एक लॉट में। कॉल जब हम सेल करते हैं तो एक लॉट को सेल करने में 2 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट में पोजीशंस बनती है तो कॉल बायर भी होगा, कॉल सेलर भी होगा, तभी पोजीशंस बन रही है। कॉल बायर को लग रहे हैं 10,000 रुपीज़, कॉल सेलर को लग रहे हैं 2 लाख रुपीज़। कौन स्ट्रॉन्गर है, जो पैसा ज़्यादा लगा रहा है, क्योंकि वो 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिस्क ले रहा है, आप केवल 10,000 रुपीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डेटा ये बताता है कि एफआईज या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं मोस्टली वो ऑप्शन राइट करते हैं, ऑप्शन बाई नहीं करते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपकी टाइम वैल्यू होती है जो समय के साथ निकलती है। ऑप्शन इज़ अ वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का मतलब क्या हो गया, 5 दिन में ऑप्शन की वैल्यू 0 होनी है, क्योंकि हर 5 दिन की एक्सपायरी होती है। अगर सपोज कीजिए 100 रुपये का प्रीमियम है, तो ये 100 रुपये का प्रीमियम 5 दिन में 0 हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम वैल्यू चलती चली जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। और ऑप्शन इज जस्ट लाइक अ आइस, अगर उसको मोमेंटम नहीं मिलेगा तो वो बर्फ की तरह पिघलती चली जाएगी। अब कोई एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास से 500 करोड़ रुपया है, तो क्या वो 500 करोड़ रुपया एक ऐसे एसेट में लगाएगा विच इज़ अ वेस्टिंग एसेट? और जो एक आइस की तरह है, उसको पता है कि ये 5 दिन में पिघल जाएगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रोप्राइटरी फंड्स या जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जो बड़े फंड्स के साथ काम कर रहे हैं, वो कभी भी ऑप्शंस बाई नहीं करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अच्छा। और जो रिटेल प्लेयर्स हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें कम पैसा लगता है, तो रिटेलर्स हमेशा ऑप्शन बाई करके चलते हैं। तो ये जो फाइट है ऑप्शन ट्रेडिंग की, दिस इज ऑलवेज वर्सेस स्मॉल प्लेयर एंड अ बिग प्लेयर, यानी कि स्ट्रॉन्गर हैंड्स जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटलिस्ट, एंड जिसके पास कैपिटल कम है। इसलिए विनिंग रेशियो इज ऑल्सो लेस। ऑप्शन बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33%। वाई 33%? ये जो भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये आप ध्यान से समझिएगा कि ऑप्शन जब आप बाई करते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33%, और जिस लेवल से आप बाई कर रहे हैं उसी लेवल से चांसेस हैं 67% यू विल लूज मनी। वाई सो? क्योंकि ऑप्शन जब आपने बाई किया तो ऊपर जाने का चांस 33%, नीचे जाने का भी चांस 33% मार्केट के, और मार्केट के साइडवेज होने के भी चांस 33% होते हैं कि जब मार्केट साइडवेज होगी तो ऑप्शंस का प्रीमियम गल जाएगा, बिकॉज ऑप्शन इज अ वेस्टिंग एसेट। तो ऊपर जाने के चांस केवल 33% है, नीचे जाने के भी 33 और साइडवेज होने के भी 33। सो इट मीन्स इफ़ यू आर बाइंग अ ऑप्शन यू ओनली हैव अ 33% प्रोबेबिलिटी, यानी आप जब कॉइन को टॉस करते हैं देन देयर इज ओनली 33% प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा। अगर आपने हेड बोला, 50% सोच रहे हैं, हाँ हम उसे 50% सोच रहे हैं, तो ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33%। इसलिए ऑप्शन बाइंग में हमें बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करना चाहिए, बहुत सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, देन मेरे हिसाब से आप फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए, आप फिर SIP की तरफ जाइए। अगर आपको
थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा आप सीख रहे हैं, समझ लिए, थोड़ा थोड़ा कैपिटल से आप टेस्ट कर सकते हैं, बट ऑप्शन रिस्की होती है क्योंकि इसमें 33% ही विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। फिर भी आप ऑप्शन करना चाहते हैं कि नहीं, विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% है और ऑप्शन आप करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके लिए ऑप्शन चेन का डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से मार्केट का डैशबोर्ड है। और उसमें जो हम लोगों ने अभी बात कर रहे थे कि पोजीशंस की, तो एफआईज किधर बैठा है बेसिकली वो हमें उस डैशबोर्ड से दिखता है, यानी कैपिटलिस्ट किधर बैठे हैं। हाँ। तो हम यहाँ पे ये ज्यूम कर रहे हैं कि जो भी बाइंग हो रही है वो एक तरीके से रिटेल प्लेयर बाइंग कर रहा है, क्योंकि 90% रिटेलर्स बाइंग की साइड ही होते हैं। आपके कहने के बाद तो मैं ये मान सकती हूँ, क्योंकि इसके पहले तक तो मैंने इस ढंग से नहीं सोचा, नहीं समझे। हाँ। तो इसलिए हम लोग ये जो डेटा को देख रहे हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल्स में ज़्यादा है और पुट्स में कम है, हाँ। तो मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि कॉल्स में अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो एफआईज ने कॉल्स बेची होगी, क्योंकि वो कॉल्स कभी खरीदेंगे नहीं, बिकॉज दैट इज़ अ वेस्टिंग एसेट। कभी नहीं खरीदते मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अगर आप ये समझिए कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी ओनली 33% है, तो क्या मैं उस 33% की विनिंग प्रोबेबिलिटी पे अपना 100 करोड़ रुपया लगाऊंगा? बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा 67% लूजिंग प्रोबेबिलिटी है। हाँ। तो इसीलिए एफआईज मोस्टली दे आर ऑप्शन सेलर्स, दे आर नॉट ऑप्शन बायर। अगर वो बायर हैं भी, देन दे आर नॉट नेकेड ऑप्शन बायर, दे आर हेजर्स। हेजिंग स्ट्रेटजीज होती है, बुल कॉल स्प्रेड्स हो गई, बियर पुट स्प्रेड्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, हाँ। कई तरीके की हेजिंग स्ट्रेटजीज हो सकती है। तो एफआईज आर मोस्टली हेजर्स और ऑप्शन राइटर्स, दे आर नॉट नेकेड ऑप्शन बायर्स। मतलब हम उनके उल्टी तरफ खड़े हैं। हम उनके उल्टी तरफ है। इसमें एक और डेटा एनएससी की वेबसाइट में मिलता है हमें, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा। यानी कि पार्टिसिपेंट्स, 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए रजिस्टर करते हैं कोई भी, जैसे मैं अगर ब्रोकर बन गया, हाँ। ठीक है, या मैं एक रिटेल क्लाइंट हूँ, तो जब मैं अपना अकाउंट खोलूँगा तो आई एम अंडर अकाउंट रिटेल कैटेगरी, ठीक है। एक होता है एफआईज, वो जब इंडिया में रजिस्टर करने आते हैं तो वो एफआईज कैटेगरी में रजिस्टर करते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरी फंड्स, वो अपने प्रोप्राइटरी फंड्स की अलग कैटेगरी होती है, उसमें रजिस्टर करते हैं। और एक होता है म्यूचुअल फंड्स, उनका अलग कोड होता है, वो म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में रजिस्टर करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी है जो पूरे मार्केट में ट्रेड कर रही है, और इसमें म्यूचुअल फंड्स को अलाउड नहीं है ऑप्शन में ऑप्शन नेकेड बाइंग करना, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक का पैसा होता है, तो आप उसमें स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड बाहर हो गई। अब बच गया प्रोप्राइटरी फंड्स। प्रोप्राइटरी फंड्स बड़े बड़े प्रोप्राइटर्स जो 1000 करोड़ 500 करोड़ लेकर के अपना काम कर रहे हैं। एक बच गया एफआईज, और बच गए बहुत सारे रिटेल। तो ये जो फाइट है पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की, ये पूरा रिटेल, एफआईज और इन्हीं के बीच में। और जो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट जो एनएससी की वेबसाइट में ये डेटा आता है, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये फाइंड करेंगे कि अगर एफआईज बाई में है तो रिटेल सेल में है, और रिटेल सेल में है तो एफआईज बाई में है। और इस डेटा को मैंने पिछले 4-5 साल बैक टेस्ट किया है। 80% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर एफआईज लॉन्ग है तो रिटेल शॉर्ट होगी। इसलिए हम सभी को एफआईज का डेटा पे भी नज़र रखना चाहिए और पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट भी देखना चाहिए। मतलब ऑप्शन इतना आसान गेम नहीं है जैसा हम लोग सभी समझते हैं। हाँ। कि ऑप्शन से पैसा बनाना बहुत आसान है। हाँ। आसान तभी है जब आप सोच के, समझ के, ट्रेंड को देख के, डेटा को देख के और एक्टिवली ट्रेड करते हैं मार्केट में, तभी पॉसिबल है। आप ये बताइए कि मैंने ये मान लिया कि रोड के इस तरफ एफआई हैं और रोड के इस तरफ मैं हूँ जो कि रिटेलर हूँ। अब मैं ये मान के चलूँ, जितना आपकी बात से मुझे समझ में आया, कि अगर मैं रोड क्रॉस करके उस तरफ चली जाऊँ, एफआई के साइड में जाके खड़ी हो जाऊँ, तब क्या ये जो 33% चांस है ये चेंज होकर 67 हो जाएगा? 100%। क्योंकि क्या है, अगर आप स्ट्रॉन्गर हैंड के साथ अपनी पोजीशन बनाएंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम उसी डेटा को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑप्शन चेन डेटा के थ्रू, कि अगर एफआईज कॉल्स में राइट कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉल नहीं लेना चाहिए, हमें रोड क्रॉस करके पुट की साइड चले जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमें डेटा में ये दिख रहा है कि एफआईज ने कॉल बेच दी है। हाँ। तो कॉल बेच दी है तो कॉल अगर मैं लूंगा तो मुझे नुकसान होगा। तो इसलिए हमें पुट साइड में ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट आपकी 60-70% बन जाती है। हाँ। तो ये डेटा हमें लाइव मार्केट में कैसे पता चलेगा? हाँ। ये डेटा पकड़ने का एक ही तरीका है, विच इज़ ऑप्शन चेन डेटा, जहाँ पे आप इम्बैलेंस को देख के पकड़ सकते हैं कि एफआईज मोस्टली किधर काम कर रहे हैं या बड़े स्ट्रॉन्गर हैंड्स कहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आज का डेटा आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ। कि कैसे, अब जैसे आज ये जो डेटा हम लोग देख रहे हैं ये है 25 नवंबर का। ठीक है। 25 नवंबर को एक्सपायरी थी
और ये मंथली एक्सपायरी थी और मार्केट करीब 75 पॉइंट नीचे बंद हुई है। अब अगर मैं 26,000 के आसपास मार्केट थी और 26,000 के आसपास की अगर मैं चेंज इन ओआई देखूं तो कॉल साइड में मुझे दिख रहा है 96,000 चेंज इन ओआई कॉल्स में पॉजिटिव साइड, और पुट्स में मुझे दिख रहा है -15,000। ठीक है, अब मैं एफआईज की पोजीशन पूछूं क्योंकि एफआईज नॉर्मली कॉल राइट करते हैं। कॉल में 96,000 लॉट्स हैं और पुट्स में -15,000 लॉट्स हैं। तो ये डेटा देख के मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पुट ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, कॉल्स में नहीं जाना चाहिए क्योंकि कॉल्स में बहुत हेवी राइटिंग है। अब तो मोस्टली रिटेल जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि रोड को क्रॉस करके अगर मैं उधर चली जाऊं तो विनिंग प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा है। तो उसी तरीके से अगर आप ये डेटा देख रहे हैं, ऑप्शन चेन का डेटा जो एनएससी की वेबसाइट में अवेलेबल है, तो इससे आपका डिसीजन ये निकलता है कि मुझे किसी भी कंडीशन में कॉल्स की जगह पुट्स में ट्रेड करना है। इसी तरीके से जैसे मैंने 26,000 की स्ट्राइक क्यों देखी, क्योंकि 26,000 के आसपास ही मार्केट आज ओपन हुई थी। इसके ऊपर नीचे भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 25,900 की कॉल और 26,050 की कॉल। अगर इन सबको भी देखा जाए तो भी आप देखेंगे तो कॉल्स में 29,950 में 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और पुट्स में देखेंगे तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यानी कि डिफरेंस आप देखिए 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉल और पुट्स में 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन पुट। तो हेवी इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है और इम्बैलेंस ये दिख रहा है कि कॉल्स में बहुत हेवी पोजीशंस बन रही है, पुट्स में बहुत लाइट पोजीशन बन रही है। तो आप लोग सीधे सिंपल यही समझिए कि जो ऑप्शन चेन डेटा में हमें ये देखना है कि जिधर ज़्यादा पोजीशंस बन गई है इसका मतलब एफआईज ने उधर कॉल राइट कर दिया है और रिटेल ने मोस्ट लाइकली ऑप्शन बाई किया होगा। तो हमें एफआईज के साथ जाना है रोड क्रॉस करके, यानी कि हमें कॉल ऑप्शन नहीं लेना है, हमें पुट ऑप्शन पे फोकस करना है। ये हमें ऑप्शन चेन के डेटा से ये समझ में आता है। हाँ। अब ऑप्शन चेन के डेटा को आप बहुत तरीके से और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे मार्केट है वहाँ से ऊपर की एक दो स्ट्राइक पे नज़र कर ली। और अगर आपको डिटेल में देखनी है तो एनएससी की वेबसाइट में जैसे मान लीजिए 26,000 की स्ट्राइक पे मैंने क्लिक किया, अभी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी स्ट्राइक्स खुली हुई हैं मार्केट में सारी स्ट्राइक्स आ जाएंगी। तो उन स्ट्राइक्स का भी डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं कि 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर जितनी भी एक्सपायरीज अवेलेबल हैं, इन सारी एक्सपायरी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की क्या कंडीशन है। तो यहाँ से आपको और फेयर आइडिया लग जाएगा कि जो एफआईज की पोजीशंस बन रही है वो कॉल साइड ज़्यादा है या पुट साइड ज़्यादा है। अगर एफआईज कॉल्स में ज़्यादा पोजीशंस बना रहे हैं तो हमें पुट साइड जाना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये डायरेक्शन समझ में आता है कि मुझे आज क्या करना है। तो जो पॉइंट नंबर 2 था अपना कि मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स के बाद हमें ऑप्शन चेन का डेटा देखना चाहिए और ऑप्शन चेन के डेटा में हमें कॉल एंड पुट के इम्बैलेंस को देखना चाहिए और उसको देखने के लिए हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और वो आप एनएससी की वेबसाइट में जा करके देख सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, मतलब सुन के तो आसान लग रहा है पर ये होता है या नहीं, बिल्कुल काम करता है और ये मेथड हम लोग मतलब ये तो लाइव मार्केट में फॉलो करते हैं। सिंपल लॉजिक है कि एफआईज कभी भी उस एसेट पे कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करेंगे जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% है एज अ बायर। हाँ। सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी 67% है और सेलर को प्रॉफिट दो तरीके से आता है। एक तो मार्केट के साइडवेज होने से भी प्रॉफिट आएगा और मार्केट उनके डायरेक्शन में जाने से भी पैसा आएगा। तो इसलिए एफआईज ज़्यादातर क्या तो हेज पोजीशन बनाते हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं और रिटेल जनरली ऑप्शन बाइंग करते हैं। और दूसरा, इसकी कंफर्मेशन हमें पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा से मिलती है जो एनएससी की वेबसाइट में मिलता है कि एफआईज की पोजीशंस हमेशा रिटेल के अगेंस्ट होती है। तो वहाँ से भी आप कंफर्मेशन डेटा देख सकते हैं और कि ये डेटा वैलिड है और इसके हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग होती है। इनफैक्ट जिस दिन भी आप पॉडकास्ट ये देखें उसके अगले दिन से आप 4-5 दिन इस मेथड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप तुरंत देखते ही इसे बिलीव कर लें। हाँ। आप 4-5 दिन इसे प्रैक्टिस करें लाइव मार्केट में और फिर आप एक पेपर पेंसिल लेकर के आप देखें कि ये मेथड कितना काम करता है। हमें कमेंट्स करके बताएं। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से इसकी जो एक्यूरेसी है मेरे अपने एक्सपीरियंस से और लाइव ट्रेडिंग से वो 65 से 70% आपको मिलती है। यानी अगर 5 ट्रेडिंग सेशन है पूरे वीक में तो आपको 3 दिन आप सही होगे, 2 दिन आप गलत हो सकते हो। मैं मतलब सुन के ऑनेस्टली बताऊं अगर सर आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ तो तुरूप का इक्का लग गया है
अब अगर मुझे यही पता चल गया है कि एफआई के साइट कैसे जाना है, जो मुझे आज के पहले तो नहीं पता था, मेरे व्यूवर्स बताएंगे अगर वो जानते थे, तो ये सुन के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, अब तो मुझे हमेशा फ़ायदा ही होगा। क्योंकि एफआई किस साइड है वो मुझे देखना नहीं आता था। आपको अगर पहले से पता था तो मुझे आप कमेंट करके बताइए ज़रूर। अब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि इसमें कुछ तो टर्म एंड कंडीशन होगी जो आपने नहीं बताया होगा, या कुछ छुपी हुई ऐसी बात ज़रूर है, क्योंकि ये इतना आसान अगर है। देखिए क्या है, कोई भी चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने ये देख लिया तो 100% ऐसा ही होगा। तभी आप कह रहे हैं 5 में से 3 सौदे में तो फायदा होगा। सही होता है। इसके साथ तभी हम लोग और भी डेटा देखते हैं, जैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो को कंफर्म करते हैं कि उसमें क्या फॉर्मेशन बन रही है, क्योंकि एक सिंगल इंडिकेटर पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ये 100% वाला नहीं हुआ है। ये एक तो मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स हम लोगों ने देख लिया कि अलग अलग टाइम फ्रेम के क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया कि ऑप्शन चेन का डेटा मुझे क्या बोलता है। अब मान लीजिए मैं ऑप्शन चेन का डेटा मुझे ये बोल रहा है कि कॉल साइड में बहुत हेवी है, पुट साइड में लाइट है। अब मैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो में चलता हूँ, वहाँ पे निफ्टी के 50 शेयर में मैंने देखा कि 40 गिरे हुए हैं, 10 ऊपर हैं। ठीक है, यानी कि सेंटिमेंट डाउन है। बैंक निफ्टी में 12 शेयर होते हैं, उसमें मैंने देखा कि 10 गिरे हुए हैं, 2 ऊपर हैं। ठीक है, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक इंडेक्स होता है जिसमें 50 शेयर होते हैं, उसमें हमने देखा कि चलो 30 गिरे हुए हैं, 20 ऊपर हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कंफर्म कर रहा है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव की तरफ है। तो इस केस में मुझे एक और कंफर्मेशन मिल गई कि ओवरऑल डेटा नेगेटिव है। तो फिर वहाँ से और कॉन्फिडेंस आता है कि आप पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 2 डेटा आपका कंफर्म कर दिया। अब व्यूअर के मन में ये सवाल आएगा कि ऑप्शन चेन डेटा तो देखना मैंने सिखा दिया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैं कहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, वो भी आपको एनएससी की वेबसाइट में ही मिलती है। एनएससी की वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो सबसे ऊपर में आपको दिखेगा एन निफ्टी 50 लिखा हुआ, ऊपर में ही लिखा हुआ है। ये देखिए, जहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये निफ्टी 50 लिखा हुआ है। तो आप सिंपल निफ्टी 50 पे जाके आपको क्लिक कर देना है। जब आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी एडवांस और डिक्लाइन। जैसे मान लीजिए आज हम लोग 25 तारीख का डेटा डिस्कस कर रहे हैं, तो 25 का एडवांस डिक्लाइन मुझे दिख रहा है, एडवांसिंग निफ्टी 50 में 17 है और डिक्लाइनिंग है 33, यानी डिक्लाइनिंग ज़्यादा है और एडवांसिंग 17 है। तो वो मुझे कंफर्म कर रहा है कि जो कॉल्स में ज़्यादा पोजीशंस बनी है वो राइटर्स की ही होगी, एफआईज की ही होगी, क्योंकि यहाँ डिक्लाइनिंग ज़्यादा आ रहा है। तो चलो, एक तो मैंने ये देख लिया। दूसरा, हम इसमें और इंडेक्स को भी देखते हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 के अलावा नेक्स्ट हम निफ्टी बैंक देखते हैं। तो निफ्टी बैंक में मुझे यहाँ पे दिख रहा है एडवांसिंग 8, डिक्लाइनिंग 4। तो निफ्टी बैंक में सेंटिमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि 8 एडवांस है और 4 डिक्लाइनिंग है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एडवांस 27 और डिक्लाइन 23 है। तो इस तरीके से ये करीब करीब इक्वल है। तो एनालिसिस का तरीका यही है कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल किस तरीके से एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग काम कर रहे हैं। अभी जैसे हमने निफ्टी में तो देखा कि डिक्लाइनिंग ज़्यादा थे, बट अदर इंडेक्स में मुझे दिख रहा है कि बैलेंस सही है। तो उससे ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी तो नेगेटिव है बट अदर इंडेक्स बैलेंसिंग है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि मार्केट लिमिटेड डाउनफॉल दिखाए, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिखाएगी, बट ये पक्का है कि ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स आपको समझ में आ गए कि मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स, ऑप्शन चेन का डेटा और तीसरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये तीनों को अगर आप रेगुलर देख करके चलते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं काम, मतलब धीरे धीरे आप इंप्रूव करते चले जाएंगे। बट ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग उन्हीं के लिए है जिनको ऑप्शंस का आइडिया है, आपको ट्रेंड का आइडिया है, आपके पास कोई ना कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आप सोचते हो मैं खाली रिकमेंडेशन और टिप्स पे काम कर लूँ, तो वो भी सही नहीं है। आपको भी आइडिया होना चाहिए कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, मैं अगर कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ तो किस लॉजिक से हम ट्रेड कर रहे हैं, क्यों कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट्स क्या होना चाहिए, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन में लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज फिर लंबा सस्टेन करना मुश्किल है। ज़्यादातर लोग मुझे लगता है ख़बरों के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट कैसा बंद हुआ, वहाँ की ख़बरें देख लें, या आज आरबीआई की तरफ से अगर कुछ घोषणा की गई है, मोदी जी ने कोई घोषणा कर दी है, या कहीं इलेक्शन हुआ है तो उसके रिजल्ट आए हैं। ऐसा भी मुझे लगता है कि लोग ख़बरों के हिसाब से सेंटिमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या होगा। बिल्कुल,
न्यूज़ पे मोस्टली ये देखा जाता है कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ मार्केट में देखी जाती है, यानी न्यूज़ आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। हाँ। क्योंकि क्या मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो इनसाइडर्स और बड़े स्ट्रॉन्गर हैंड्स जिनको ऑलरेडी न्यूज़ का आइडिया होता है वो न्यूज़ के पहले पोजीशंस बनाते हैं, और जैसे न्यूज़ आती है मार्केट में आपने देखा होगा कि सेलिंग आ जाती है। जैसे रिजल्ट सीजन हो गए, मान लीजिए रिलायंस का रिजल्ट है या इन्फोसिस या टीसीएस का रिजल्ट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट भी अच्छा आता है और उसके बाद स्टॉक 3-4% फिर भी गिर जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि प्री रिजल्ट्स ऑलरेडी पोजीशंस बनी होती है और रिजल्ट आने के बाद वो पोजीशंस काट दी जाती है। तो इसलिए न्यूज़ पे ज़्यादा हमें रिलाई नहीं करना है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में न्यूज़ पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको फैक्ट्स पे करना होगा और आपके फैक्ट्स हैं ऑप्शन चेन का डेटा, आपके फैक्ट्स हैं एफआईज का डेटा, आपके फैक्ट्स हैं जो प्राइस पैटर्न्स हैं वो, और आपके फैक्ट्स हैं जो वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है ये। तो ऑप्शन ट्रेडर को मेरे हिसाब से न्यूज़ का एक आइडिया होना चाहिए कि क्या ओवरऑल चल रहा है, बट न्यूज़ के बेसिस पे आपको ट्रेड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट टर्म प्ले है। आप इंट्राडे में कई बार ऑप्शंस 50-60% एक दिन में मूव करती है और एक ही दिन में 70-80% गिर भी जाती है। तो उस केस में आपको बहुत अटेंटिव होकर के ट्रेड लेना होगा, क्योंकि आप सोचिए जिस एसेट में आप काम कर रहे हैं सेम डे वो 100% ऊपर भी जा सकती है और 80-90% नीचे भी आ सकती है। तो उस एसेट में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर के ट्रेड करना पड़ेगा और न्यूज़ पे ज़्यादा करेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है। मुझे ये बताइए कि जितनी टेक्निक आपने बताई है ये क्या इतना हिडन जेम है जो किसी के पास है नहीं, या जो इसके पहले किसी ने रिवील नहीं किया, कोई इसके पहले जानता नहीं था? अभी भी क्या वजह है वो 92% लॉस वाले और 7-8% प्रॉफिट वाले हैं? देखिए ट्रेडिंग जो है ना वो केवल मेथोडोलॉजी नहीं है, ट्रेडिंग ऑल्सो माइंडसेट से भी बहुत ज़्यादा गवर्न होती है। अब ट्रेडिंग मेथड्स बहुतों के पास हैं और अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, बट जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो उस समय ट्रेड डिसीजन लेना, ट्रेड को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना, स्टॉप लॉस को मैनेज करना, क्योंकि आपको फियर होता है, ग्रीड होता है, आप इम्पल्स ट्रेड करते हैं, आप ओवर ट्रेड कर देते हैं, आप स्टॉप लॉस को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं, तो ये सब फैक्टर्स बहुत है। तो ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से अगर मैं वेटेज दूं तो 40% वेटेज मैं दूंगा ट्रेडिंग मॉडल को और 60% वेटेज दूंगा मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को, जो इमोशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हैं, तो फिर आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक तो डिसिप्लिन का गेम है, दूसरा अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको लॉस बर्दाश्त नहीं होता है, आप तुरंत लॉस आने से घबरा जाते हो, तो उस केस में फिर आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, फिर आपके लिए एसआईपी और इन्वेस्टमेंट में जाइए, क्योंकि ऑप्शन में लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, कभी बड़ा लॉस होगा, कभी बड़ा प्रॉफिट होगा, बट यह है कि आप मेथड से काम करते रहेंगे तो कंसिस्टेंट आप बना सकते हैं। तो आपको ये भी जज करना होगा कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सुटेबल है कि नहीं है। हर आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या आपको समय भी देना होगा। आप अगर सपोज कीजिए ऑफिस में बिजी हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग कर लूँ और ऑप्शन में ऑफिस में अदर्स काम भी कर लूँ, तो उसमें भी रिस्क है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपको हर समय प्राइस को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ऑप्शन की मूवमेंट ही 100% 50% एक घंटे में हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शंस के लिए आपको प्रॉपर डेडिकेटेड काम करना होगा, फोकस्ड काम करना होगा और साइकोलॉजी पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो मार्केट की साइकोलॉजी क्या है वो सर ने आपको बता दिया है। अपनी साइकोलॉजी आपको देखनी है कि मार्केट आपके लिए बना है या फिर नहीं बना है। 40% आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है, वो 100% में जो 40% मेथड वाला है वो तो सर आपको बता रहे हैं, लेकिन 60% जो सेंटिमेंट वाला है वो फिर आपको डिसाइड करना है, कंट्रोल उसके ऊपर आपका होना चाहिए। बिल्कुल, अब इसलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे, हम लोगों ने कई पॉडकास्ट में डिस्कस किए मेथड्स को, बट फिर भी बहुत सारे ट्रेडर्स क्या है वो साइकोलॉजी, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है, इसलिए प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। मेथड अपने आप में अच्छा है, बट साइकोलॉजी अलग अलग होने के कारण ही वो प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से नहीं आ पाती। हाँ, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है सर, वो तो क्या है ना, आपने कंप्यूटर पे बता दिया। इंसान का सेंटिमेंट कहीं दिखाई नहीं देता है, वो किसी मॉनिटर पे पता नहीं चलता, जज नहीं किया जा सकता और सबका अलग अलग हिसाब से चलता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो सर ने आपको बता दिया, पर आपका सेंटिमेंट, आपकी साइकोलॉजी जो है वो तो फिर कंट्रोल आप खुद ही कर सकते हैं। अब मुझे आप
ये बताइए, क्योंकि शुरू में आपने ये कहा था सर कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो गलत हो जाता है, इसलिए सौदा खरीदते ही वो नीचे जाता है, बेचते ही वो ऊपर जाता है। तो अब ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो डिसाइड कैसे होगा, फिर वो बताइए। देखिए, जैसे एंट्री और एग्जिट के लिए हम लोग नॉर्मली एंट्री के लिए VWAP यूज़ करते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम स्टैंड्स फॉर वी फॉर वॉल्यूम, वेटेड एवरेज प्राइस, यानी जो भी वॉल्यूम्स हो रहा है उसका वेटेड एवरेज प्राइस होता है VWAP। यानी अगर मान लीजिए FIs हैं तो वो वॉल्यूम करेंगे कम से कम 5,000 10,000 निफ्टी की। मैं एक रिटेल हूँ तो मैं वॉल्यूम 2 लॉट 4 लॉट का करूँगा। तो जो VWAP बनेगा वो आपको कैलकुलेट ज़्यादा वेटेज मिलेगी FIs को, क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, रिटेल को कम वेटेज मिलेगी। तो VWAP की खासियत क्या है कि वो मार्केट की एवरेज प्राइस बताता है। आइदर FIs कर रहे हैं या प्रोप्राइटरी फंड्स कर रहे हैं या रिटेल कर रहे हैं, जिसका जैसा वॉल्यूम उसके हिसाब से वो वेटेड एवरेज प्राइस निकाल के दे देता है। तो मार्केट की एक फेयर प्राइस निकलती है VWAP से। कई लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। तो जो मूविंग एवरेज होती है वो इक्वल वेट देती है हर प्राइस को। अगर मान लीजिए मैं 10 पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, तो 10 पीरियड मूविंग एवरेज का मतलब 10 डेटा पॉइंट डिवाइडेड बाय 10 पीरियड मूविंग एवरेज निकल गई। बट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होती है कि हर वॉल्यूम्स को वॉल्यूम के हिसाब से एक एवरेज कैलकुलेट करना। अच्छा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर है। और हमेशा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मार्केट का जो फेयर वैल्यू है उसके आसपास अगर हम एंट्री करें तो मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर होगा। कोई भी चीज़, सपोज कीजिए आप कोई प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं, अगर उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपये है, आप 110 में खरीदेंगे तो आपने ओवर वैल्यूड चीज़ खरीद ली, तो आपका डाउन साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू से एक तो 10 रुपये ऊपर खरीदा, और अगेंस्ट जाने पे आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑप्शंस को हमेशा फेयर वैल्यू पे खरीदना चाहिए। और मार्केट में ऑलवेज आपको मार्केट फेयर वैल्यू पे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर फेयर वैल्यू पे आती है, फिर ऊपर जाती है। आप देखे होंगे मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती है। मार्केट ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। तो वो बेसिकली फेयर वैल्यू पे आती है, फिर टच करती है। और फेयर वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होती है, फेयर वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो उसकी फेयर वैल्यू भी ऊपर जाती है। इसलिए मार्केट का जो अगर ट्रेंड है तो ऊपर हायर हाइज हायर लोज, इस तरीके से मार्केट चलती है। तो पर अब सवाल ये भी तो हो गया ना सर कि फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू इज अ VWAP, जिसे हम एवरेज ट्रेडेड प्राइस भी बोल सकते हैं। अगर आपको VWAP मिल, जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू दिखाया, ट्रेडिंग व्यू में आपको VWAP मिल जाती है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। अब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस का, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि बिना किसी सॉफ्टवेयर के ऑप्शन ट्रेडिंग करना मुश्किल है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास कोई ना कोई चार्टिंग प्लेटफॉर्म होगा, या जिस ब्रोकर के थ्रू भी आप ट्रेड कर रहे होंगे, SMC, ज़ीरोधा, एनी ब्रोकर, मोतीलाल, एनी ब्रोकर, तो सबके जो ट्रेडिंग टर्मिनल होती है उसमें चार्टिंग फ्री आती है। अच्छा, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग टर्मिनल तो हो गई, उसमें चार्ट्स फ्री आते हैं, उसमें आप VWAP आप प्लॉट कर सकते हैं इंडिकेटर्स के अंदर जा करके। ठीक है। और वो इंडिकेटर जो VWAP है, दैट इज फेयर वैल्यू प्राइस ऑफ द मार्केट। अगर आपको किसी कंडीशन में VWAP नहीं मिलता है तो फिर आप एवरेज ट्रेडेड प्राइस आपके टर्मिनल पे हर जगह आती है, तो आप एवरेज ट्रेडेड प्राइस को भी कंसीडर कर सकते हैं, विच कैन बी ऑल्सो अ फेयर वैल्यू। अच्छा, ठीक है। तो हमेशा हमें एंट्री, हर किसी भी लाइफ के नियम यही हैं कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आप फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर होगा। उसी तरीके से हम जब फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हमें इम्पल्स में नहीं खरीदना, यानी कि प्राइस ऐसे मूव कर गई तो ये एक इम्पल्स आया, तो इस इम्पल्स में नहीं खरीदना है, प्राइस वापस फेयर वैल्यू पे आएगी तो खरीदना है, फिर वो इम्पल्स आया, फिर फेयर वैल्यू, फिर इम्पल्स, फिर फेयर वैल्यू। तो इस तरीके से नहीं, फिर क्या करेंगे? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आता है। अच्छा, पूरे दिन में आता है। और कभी भी कोई भी चीज़, लॉ ऑफ नेचर है कि वो अपने फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर, हमेशा दूर नहीं रहेगी, वो अपने फेयर वैल्यू पे आएगी ही आएगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो चीज़ें फेयर वैल्यू पे आएगी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलिए, इट हैज़ टू कम टू द फेयर वैल्यू, ग्रेविटी उसे खींचेगी एंड देन अगेन इट विल रिवर्ट। तभी FIs को भी प्रॉफिट होगा। FIs भी आप कॉस्टली चीज़ क्यों खरीदेंगे? जो चीज़ 100 रुपये की फेयर वैल्यू है, मैं एक FIs हूँ और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है, तो मैं 110 पे तो नहीं लूँगा ना, मैं फेयर वैल्यू पे ही वेट करूँगा। तो बेसिकली यही डिसिप्लिन एंड पेशेंस है।
अगर आप 20-22 ट्रेडिंग सेशन में, मैं मानता हूं कि आपको 15 दिन ही मिलते हैं फेयर वैल्यू पे, तो आप 15 दिन ही ट्रेड करो। जब फेयर वैल्यू पे नहीं मिले तो मत ट्रेड कीजिए। बट हमारा प्रिंसिपल ही ये होना चाहिए कि मुझे फेयर वैल्यू पे मिलती है ऑप्शंस तभी लेनी है और फेयर वैल्यू से दूर ट्रेड नहीं करनी है। तो दैट इज कॉल्ड वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, विच इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू। ये जो फेयर वैल्यू है ये NSE की वेबसाइट में भी मिलती है। अब जैसे हम लोगों ने वहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा देखा, तो ऑप्शन चेन में जैसे मान लीजिए ये 26,000 की पुट ऑप्शन है। अब इसके जो प्राइस आ रहे हैं, ये LTP 114 रुपया दिख रही है। आप LTP पे जाके ऐसे क्लिक कर दीजिए तो आपको एक विंडो खुलेगी और उसमें उस विंडो में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फेयर वैल्यू दिख रही है 47 रुपीज़ और इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 114 रुपया। और पूरे दिन मार्केट में इसने कई बार मौका दिया 40-45 रुपये पे ख़रीदने पे, 40-45 पे फेयर वैल्यू के आसपास रही। और 40-45 रुपीज़ में अगर आपने ख़रीदा होता तो इसकी क्लोजिंग कितनी है, 114, यानी ऑप्शन के प्राइस करीब करीब डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना हो गए। हाँ। तो ये बेसिकली हमें फेयर वैल्यू का अगर आपको डेटा चाहिए तो आप NSE की वेबसाइट में भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के 4 पॉइंट्स अपने हो गए जो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट, दूसरा हमने ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखाया जो NSE की वेबसाइट में अवेलेबल है, तीसरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमें देखना है जो आप NSE की वेबसाइट में ऊपर निफ्टी 50 है वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, और चौथा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो कि आपको NSE की वेबसाइट में ही मिलती है, विच इज़ अ वीवैप, या फिर आप ब्रोकिंग टर्मिनल में देख सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपके पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे आप लगा के देख सकते हैं। तो ये 4 स्टेप अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कम से कम धीरे धीरे अपनी जर्नी अच्छी कर सकते हैं। और सर ने कहा भी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉडकास्ट आप देखें और नेक्स्ट डे से ही सीधे उतर जाएं ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप 3-4 दिन थोड़ा पेपर वर्क करके पहले चेक कर सकते हैं, और अगर आपको सही समझ में आया तो यहाँ के कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और हमें बताना है कि हाँ जी ठीक है, आपके बताए हुए मेथड पे आगे हम चले। अब सर मुझे एक चीज़ आप और बताएं, क्योंकि स्टॉप लॉस का भी बड़ा महत्व होता है। ये स्टॉप लॉस आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इतने पे लगाना है या लगाना चाहिए? कभी मुझे लगता है मैंने बहुत करीब लगा दिया तो वो तो सौदा कट ही जाना है, फिर कभी लगता है बहुत दूर लगा दिया तो फिर घाटा हो जाएगा। डिसाइड कैसे होता है? अच्छा, अब मैं इसमें बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अगर सपोज कीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर वैल्यू है 100 रुपये, हाँ। और उसका मैक्सिमम डाउनसाइड आपको मतलब जो उस जैसे बिल्डर्स प्रॉपर्टी ओपन करते हैं ना कि हाँ भाई ये बिल्डिंग बनाना चालू किया, उसकी ओपनिंग प्राइस मान लीजिए उन्होंने रखी 85 लाख के आसपास की ओपनिंग प्राइस है। ठीक है। और फेयर वैल्यू उसकी 1 करोड़ की है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ठीक है। अगर आप 1 करोड़ 10 लाख में खरीदेंगे तो आपका मैक्सिमम डाउनसाइड कितना है इसमें? 85 तक वैसे तो हो सकता है। मैक्सिमम डाउनसाइड 85 है। हाँ। क्योंकि वहाँ पे बिल्डर ने प्राइस ओपन किया था तो 85 से नीचे आप बोलोगे नहीं जाना चाहिए। हाँ। ठीक है। तो आपका रिस्क कितना हुआ? 10 और 15, 25 लाख का रिस्क हो गया। हाँ। अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे लेते हो 1 करोड़ पे तो आपका रिस्क कितना हुआ? 15 लाख मैक्स रिस्क हुआ। हाँ। तो अब मैं आपके स्टॉप लॉस वाले पॉइंट पे आता हूँ। एक तो हमें हमेशा वीवैप पे एंट्री करनी है। अगर आप 110 पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ओपनिंग है हाँ। वो हमें स्टॉप लॉस रखना है, डे का ओपनिंग प्राइस। अब जैसे मार्केट कई बार खुलती है हाँ। तो ओपनिंग प्राइस हो गई, तो ओपनिंग कई बार क्या होता है जो ओपनिंग प्राइस हुई वहाँ से वो ऑप्शंस ऊपर जाने लग गया, फिर आपने ऊपर खरीदा तो जो ओपनिंग प्राइस है उसके आसपास या डे लो के आसपास आपको स्टॉप लॉस रख करके चलना है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो डे लो लगता है हाँ। जैसे ट्रेड हम लोग नॉर्मली हमेशा कभी 11 के बाद ही ट्रेड लेते हैं। 9 से 11 डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, ये डेटा बनता है। तो 9 से 11 के बीच में डे का जो लो प्राइस लग गया हम उसे एक फ्लोर मान लेते हैं, क्योंकि वो लो प्राइस का मतलब हो गया कि एक बिल्डर की वो लो प्राइस है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो लो प्राइस को स्टॉप लॉस रखते हैं। एंट्री हमेशा वीवैप पे करते हैं, क्योंकि वीवैप से दूर करेंगे तो आपका लो प्राइस दूर हो जाएगा। हाँ। तो वीवैप पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस लो प्राइस पे रखते हैं और उसके बाद हम ट्रेड को राइड करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर जो ओपनिंग है उससे जो इस 1.5 घंटे के बीच का, क्योंकि आपने कहा कि 11 बजे के बाद ही सौदा करते हैं। हाँ। तो अगर ओपनिंग 85 है और इस 1.5 घंटे का डे लो 95 है, हाँ। तो मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? देखिए ओपनिंग मान लीजिए 85 है और इस 1.5 घंटे में लो लग गया 80 का,
क्योंकि 80 का लो लग सकता है, तो फिर हम स्टॉप लॉस 80 को रखेंगे। नहीं, पर अगर ऊपर गया, नीचे आया ही नहीं, 85 से नीचे नहीं आया, तो फिर 85 ही रहेगा। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि जो बेसिकली हम ओपनिंग से ज़्यादा हमारा लो देखते हैं कि इस 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए 9:15 बजे मार्केट खुली, ठीक है, मार्केट खुली 85 पे, और जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ वीवैप पे उस समय 105 का रेट है, और पिछले 1-1.5 घंटे का लो 85 का ही है, उससे लो गया ही नहीं, तो फिर स्टॉप लॉस 85-84 के आसपास आप कहीं भी रख सकते हैं। लो के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। उसका भी रीज़न होता है। अच्छा। वो लॉजिक इसलिए है क्योंकि जो भी वॉल्यूम्स उस समय बने होंगे ना, वो वॉल्यूम, कई बार मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब अननेसरी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो वो अगर आप लो के ऊपर रखेंगे तो स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस होते हैं, और लो के आसपास रखेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, अगर आपका डेटा और डायरेक्शन सही है तो। ओके, ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस हमेशा लो के आसपास ही रखना चाहिए, और एंट्री हमेशा वीवैप पे करनी चाहिए। ओपनिंग से नीचे अगर मार्केट गया है इस 1.5 घंटे 2 घंटे में, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। हाँ। अगर ओपनिंग को टच ही नहीं कर पाया इस 1.5 तो घंटे, फिर ओपनिंग इज द स्टॉप लॉस। ये Got बहुत वैलिड पॉइंट आपने पूछा, और ये सभी को ये दिक्कत आती है, और ये बहुत अच्छे से काम करता है लाइव मार्केट में। हाँ। क्योंकि आप डे लो के आसपास स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो उस केस में आपके हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे लग रहा है तुरुप का इक्का मिल गया। अब तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है ही नहीं बाकी जो सीखना बचा रह गया है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। अभी हम लोगों ने केवल 40% सीखा है, अच्छा। विच इज़ अ ट्रेडिंग मॉडल। माइंडसेट आपको कंट्रोल करना है। अब क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि वीवैप तक हम वेट ही नहीं करते। ये सबके साथ नहीं, हमारे साथ भी आती है, और भी ट्रेडर्स के साथ आती है कि मान लीजिए प्राइस में मोमेंटम आ रहा है, अब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि प्राइस मूव कर रही है और ट्रेड छूट गया और मूव करती जा रही है, तो उस केस में कई बार हम फेयर वैल्यू से दूर ले लेते हैं। तो वो डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा कि लेना है तो वीवैप पे लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। और प्रॉब्लम्स ये आती है कि मान लीजिए हमने एंट्री ली और वहाँ से नीचे आने लग गया, तो हम लो को स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं और हम जल्दी से एग्जिट कर जाते हैं, फियर ऑफ लूजिंग आउट। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये इन सब पे धीरे धीरे ट्रेडर्स को वर्क करना चाहिए। कई बार प्रॉफिट के केस में भी कि आप प्रॉफिट 10 पॉइंट में ही ले लेते हो, लॉस आप 20 पॉइंट तक वेट करते हो, यानी लॉस के लिए तो आपने लो का स्टॉप लॉस रख लिया और ऊपर गया तो 10 पॉइंट में ही प्रॉफिट काट लिया, बट उसके बाद आप देखोगे वो और काफ़ी ऊपर चला गया। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आपकी जो होनी चाहिए वो कम से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए, कि आप अगर 20 पॉइंट का रिस्क रख रहे हो तो कम से कम 30-35 पॉइंट का तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मान लो लॉस बुक कर रहे हो 20 पॉइंट का और प्रॉफिट बुक कर रहे हो आप 10 पॉइंट का, तो उस केस में आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर नहीं रहेगा। तो आप क्या होगा, आप अगर 3 ट्रेड सही होंगे, अगर आपके 7 ट्रेड भी सही होंगे और 3 गलत होंगे तो भी आप लॉस में रहोगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक किया केवल 10 पॉइंट का और लॉस किया 20 पॉइंट का। तो रिस्क वार्ड रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें, ये माइंडसेट की चीज़ है, प्रैक्टिस की चीज़ है, और धीरे धीरे डेवलप करके आप फिर विन कर सकते हैं। क्या आप के करने से मेरा करना और आसान नहीं हो जाता है? क्योंकि आपको तो सर हर रोज़ ही लोगों को बताना है कि आज आपको कब मार्केट में एंट्री करनी है, कब एग्जिट लेनी है। हम तो कोई दिन स्किप भी कर पाते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोई दिन स्किप कर पाते हो, लोगों को नहीं बताना है? नहीं, बिल्कुल ऑप्शन होता है। ऑप्शन तो ये है कि लोगों को प्रॉफिट कराना है। हाँ। हर जो ट्रेडर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनका यही एक्सपेक्टेशन है कि मैं उनको सही ट्रेड दे पाऊँ, प्रॉफिट करा पाऊँ। ये कंपल्सन नहीं है कि मुझे ट्रेड देना ही है, बट कई बार क्या होता है कि लाइव मार्केट में ट्रेड चले जाते हैं, डिसिप्लिन भी कई बार मिस होता है, बट जो मेरे को ड्यूटी दी गई है या जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो तो यही है कि मुझे उनको अच्छे ट्रेड सजेस्ट करने हैं और ये सारे रूल्स को, माइंडसेट को कंट्रोल करते हुए उनको गाइड करना है एज अ मेंटर, ताकि वो सही डायरेक्शन में ट्रेड कर पाएँ। दूसरा, ये जो डेटा है इनकी पूरी एनालिसिस करके उनका एक आउटपुट उनको इजी तरीके से देना है। अब जैसे डेटा सभी के पास हो सकता है, नहीं हो, या सभी के पास टाइम नहीं हो इतना, तो फिर मुझे क्या है, उनको डेटा का एक क्रिस्प आउटपुट देना है कि क्या करना है मार्केट में। बट ये है कि ट्रेड जब आपके सेटअप में आए तभी ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी ये सोच के ट्रेड नहीं करना चाहिए कि मुझे ट्रेड लेना है, उसके इसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मेरे व्यूवर के पास कितना पैसा हो जब वो सोचे कि उसे मार्केट में
घुसना है या ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि जिसके पास 50,000 है उसके लिए वो बहुत बड़ी रकम है, जिसके पास 50 लाख है उसके लिए वो बड़ी रकम है, और हर किसी को उसी पैसे से ज़्यादा बनाना है। तो मेरे पॉकेट में, मेरी वॉलेट में कितना पैसा हो जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरूँ? देखिए, ऑप्शन आप शुरुआत से ये मान के चलो कि ऑप्शन रिस्की है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होगा ही होगा। बट ये है कि आप अगर आप ऑप्शन में आना चाह रहे हो तो ऑप्शन में मिनिमम आपके पास 2 लाख रुपए सरप्लस फंड होना चाहिए। सरप्लस फंड यानी कि अगर आपका उसमें 1 लाख रुपए का नुकसान भी हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मैं एक सिंपल लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे पास 2 लाख है, सेविंग है, मैं इसी को लगा देता हूँ। तो वैसा करना ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आप मान के चलो कि वेस्टिंग एसेट है और 33% ही विनिंग प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं मैं लॉस करने को भी तैयार हूँ, तभी ऑप्शन में आना चाहिए। और मिनिमम 2 लाख का कैपिटल लेकर के चलें, और 2 लाख के कैपिटल में भी ओवर लिवरेजिंग नहीं करनी है। अगर आप मान लो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 2 लाख के कैपिटल पे मैक्सिमम 2 लॉट ट्रेड करना है, 2 लॉट से ज़्यादा नहीं। अब आपको जब आप अकाउंट खोलेंगे ब्रोकर के यहाँ तो जो डीलर्स होंगे वो आपको बोलेंगे कि 2 लाख पे आप 10 लॉट कर लो, 20 लॉट कर लो, बट वो काम नहीं करना है। 2 लॉट से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको 50,000 का लॉस हो जाए तो आप बंद कर दो ट्रेडिंग। फिर आपको ये समझना चाहिए कि आपका माइंडसेट नहीं कंट्रोल हो रहा है, या फिर ऑप्शन आप अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, आपको लर्निंग करनी है और फिर आप दोबारा स्टार्ट करें। तो एक कैपिटल का रिस्क भी लेकर के चलना है कि मुझे मेरे कैपिटल पे 30-35% का नुकसान हो गया तो फिर मैं थोड़ा पॉज दूंगा, देन अगेन आई विल लर्न एंड देन अगेन आई विल स्टार्ट। तो इस तरीके से करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग। अब शुरू में जो आपने बताया था कि ये 4 चीज़ें आपको देखनी है, वो तो आपने समझा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि कुछ और है जो बाकी बचा रह गया है, या मेरे हिसाब से सब हो गया है तो हम वाइंड अप कर सकते हैं? एक और डेटा हमें देखना चाहिए, जैसे एफआईज का डेटा आप लोग देखते हैं कि टीवी पे डेली आता है। हाँ। कि एफआईज ने आज इतने बाई करा, सेल करा, साइड में कॉर्नर में चल रहा होता है। हाँ। और सारे ही चैनल्स में डिस्कस होता है, जी बिजनेस हो, सीएनबीसी आवाज़ हो, ऑल चैनल्स पे वो एफआईज का डेटा आता है। एनएससी की वेबसाइट में भी आता है और हर जगह ये पब्लिश होता है। तो अब जैसे अगर आप पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एफआईज अगर लॉन्ग है तो रिटेल शॉर्ट होता है। तो अगर एफआईज की सेल फिगर आ रही है, और ख़ास तौर से फ्यूचर्स में, क्योंकि जो डेटा आता है कैश मार्केट का भी आता है, फ्यूचर्स मार्केट का भी आता है, तो अगर आपको फ्यूचर्स में सेल की डेटा दिख रही है तो इसका मतलब आप मानो कि एफआईज ने शॉर्ट किया होगा और रिटेल ने लॉन्ग किया होगा। तो वहाँ पे हमें कॉशियस रहना है, क्योंकि एफआईज अगर हर दिन 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं तो वो फ्यूचर्स बेच रहे हैं, तो उसमें मोस्टली इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग करते हैं। तो वहाँ पे हमें कॉशियस रहना चाहिए। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एफआईज की फिगर बाय आ रही है तो बाय चल रही है, तो इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आने का चांसेस है, क्योंकि एफआईज काफ़ी हद तक मार्केट को गवर्न करते हैं। हाँ। फ्लो ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एफआईज की फिगर अगर सेल आ रही है फ्यूचर्स में तो थोड़ा कॉशियस रहना है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है। तो ये डेटा पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये डेटा पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? ये देखिए, आप एनएससी भी हमें देती है, एनएससी की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए मैं जो देखता हूँ, ये मैं आप गूगल पे सर्च करेंगे एफआईज डेटा, तो जनरली एक स्टॉक एज की वेबसाइट है जो फ्री है, मतलब स्टॉक एज के वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। और आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एफआईज डेटा तो आपको स्टॉक एज का लिंक आ जाएगा। और ये कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली जहाँ से मैं देखता हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं देखता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप डे वाइज में, जैसे यहाँ पे मैंने खोली तो आप देखिए सारा डेटा दिख रहा है। कैश मार्केट प्रोविजनल आ रही है, जैसे 25 नवंबर की 785 करोड़ की बाइंग है, 24 नवंबर की 41,000 करोड़ की सेलिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स में अगर जाएंगे तो डेरिवेटिव्स में आपको डेटा डेली का दिख जाएगा। 24 नवंबर को 1566 करोड़ की बाइंग थी, 21 नवंबर को 822 करोड़ की सेलिंग थी। तो इस तरीके से आप सारा डेटा देख सकते हैं। दूसरा, एनएससी की वेबसाइट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी एफआईज का डेटा आता है, और सिंपल गूगल में आप टाइप कर दीजिए एफआईज डेटा तो बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे जहाँ से एफआईज का डेटा है। मेन इंटरप्रिटेशन ये है कि एफआईज का फ्यूचर्स में अगर डेटा डेली का सेल आ रहा है तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि एफआईज अपनी शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं और रिटेल अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ा रहे हैं। लॉन्ग मतलब बाइंग कर रहे हैं, तो उसमें नॉर्मली कॉन्ट्रा मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है जो हमारी कोशिश है पैसा बोलता है के ज़रिए कि हम लोगों को एडुकेट करें, वो
आत्मनिर्भर बन सकें कि अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो वो एक जागरूकता आपके अंदर पैदा हो सके दोनों ही क्षेत्र में सर, न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि इन्वेस्टमेंट में भी, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस को इन्वेस्टमेंट की भी बहुत नॉलेज नहीं है। तो पैसा बोलता है कि ज़रिए कोशिश हमारी यही है कि आपको एडुकेट किया जा सके। जो पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं उन पे भरोसा आप रखिए, लेकिन नए इंस्ट्रूमेंट को भी आप आजमाते रहिए। और उसी कड़ी में नितिन सर ने आज आपको बताया कि कैसे आप खुद से ये समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, फेयर प्राइस क्या है, कब स्टॉप लॉस लगाना है। पर मैं ये हमेशा मान के चलती हूँ सर कि कुछ तो रह ही जाता है, मैं कुछ तो पूछना भूल जाती हूँ या कुछ तो आपका बताना रह जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा व्यूवर्स को कहती हूँ कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको क्या पूछना है, आप क्या जानना चाहते हैं, ताकि जो अगला हमारा पॉडकास्ट रहे उसमें उन चीज़ों को हम शामिल कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है सर, निफ्टी के निशानेबाज के तौर पर जाने जाते हैं आप जी बिजनेस पर। क्या टाइमिंग है सर आपके शोज़ की? 12:45 में आता हूँ हर दिन मैं, 12:45 और 2:15 पे। तो हर दिन ऑप्शंस के ट्रेड वहाँ पे मैं देने की कोशिश देता हूँ। तो आप जी बिजनेस पे जुड़ सकते हैं 12:45 और 2:15। तो ये तो यहाँ पे आपको जो क्लासेस मिली हैं उसके अलावा वहाँ पर डेली वाली आपको टिप मिलने वाली है। तो आप जी बिजनेस पर सर के साथ जुड़ सकते हैं और निफ्टी के निशानेबाज के तौर पर आप उनको पहचानते भी हैं। तो ये वो निशानेबाजी कर कैसे रहे हैं, निशाना सटीक बैठ कैसे रहा है, ये फ्री फंड में सर ने आपको बताया। इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। आगे आप पैसा बोलता है में किसे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। कोशिश हम करेंगे उन गेस्ट को भी इन्वाइट करने की। आपने सारी बातें जो सिखाने वाली थी वो तो सिखा दी, फिर भी अगर कुछ रह जाए या जो आपको निफ्टी के निशानेबाज के तौर पर जी बिजनेस में ना जोड़ सके, वो कहीं और भी जोड़ सकता है, कोई अता पता है? देखिए, टेलीग्राम पे एक चैनल है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, जिसमें करीब 1,89,000 मेंबर्स हैं आज के दिन में। और इसमें जो भी जी बिजनेस पे हम लोग रिकमेंडेशंस देते हैं उसके वीडियो क्लिप्स आपको मिल जाएगी, प्लस जो भी आने वाले समय में एजुकेशनल वेबिनार्स हैं वो सब मिल जाते हैं। प्लस खास बात ये है कि जो डेटा एनालिसिस आज हम लोगों ने करी, इसकी लाइव प्रैक्टिस हम वहाँ पे करते हैं। जो भी डेटा बन रहा है वो आपको हम लाइव डेटा इस चैनल पे दे देते हैं, ताकि आप डिसाइड कर सकें, इस डेटा की एक्यूरेसी को चेक कर सकें और आप लाइव मार्केट में सीख भी सकें। तो आप चाहो तो ये जो चैनल है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का SMC, ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री चैनल है, कोई पेड चैनल नहीं है, दिस इज़ अ फ्री टेलीग्राम चैनल। और इसमें हम लोग आपको लाइव मार्केट में डेटा वगैरह देते हैं। इससे आपकी लर्निंग जो आप आज इस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हो, ये सारी चीज़ आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं ये लिंक। बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है। तो आप इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जो पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी जो लर्निंग है वो ऐसा नहीं है कि वन टाइम लर्निंग रहेगी, आपकी हर दिन की लर्निंग यहाँ से होती रहेगी। तो आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर जाओगे, ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इसमें जैसे जो चीज़ें आपने बताई हैं कि फेयर वैल्यू क्या है, तो वो डे टू डे वाली उसमें मिलेगी। हर दिन लाइव हम ग्राफ शेयर कर देते हैं, फेयर वैल्यू शेयर करते हैं, एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए ये शेयर करते हैं, क्या डेटा बन रहा है, जैसे ऑप्शन चेन का क्या डेटा बन रहा है ये इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, एडवांस डिक्लाइन क्या बन रहा है। तो एक यूज़र को समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है। तो बेसिकली हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में सही डेटा के साथ ट्रेड कर पाएँ। और वो फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे जुड़ सकता है। हाँ, तो इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद करना है या नहीं करना है ये तो फिर डिसाइड करने का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन ये भी फ्री की सर्विस है। आज पॉडकास्ट में भी सर ने आपको जो बताया वो भी सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बताया। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि दिल खोल के आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी आपके दिल में है वो आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच सर। इस वादे के साथ मैं आपको छोड़ रही हूँ कि जो कमेंट आएगा वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आके आप लोगों को जरूर बताएंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल है ना, निराकरण करेंगे आप लोगों के सवालों का। बिल्कुल। और कभी ऐसा होगा तो हम लाइव ट्रेड भी करेंगे। और लाइव ट्रेड करके लाइव वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को लाइव समझ में आ जाए कि कैसे ये मेथड्स काम करते हैं। उसके लिए तो फिर हमें ही आपके पास आना होगा सर। मुझे पता है आप डे टाइम बहुत बिजी रहते हैं, जब मार्केट टाइम रहता है, इसलिए सर हमेशा हमें शाम में मिलते हैं कि मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद में आऊँगा। पर ठीक है, अगर आपकी ये रिक्वेस्ट रहेगी तो हम अपना पूरा बुरिया बिस्तर लेकर के और सर के दफ्तर में जा धमकेंगे और वहां पे कैमरा अपना लगा लेंगे और फिर दिन के समय लाइव ट्रेड करके लाइव बनाएंगे वीडियो। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो वो आपको करना है, फिर आपकी रिक्वेस्ट पे ही सर मानेंगे। अब देखते हैं अगला एपिसोड क्या बनता है। लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत टाइम भी आपने दिया और मैं ही जब इतना सब कुछ सीख पाई हूँ तो आई एम श्योर मेरे व्यूवर भी जरूर सीख पाए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर।